नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल पर। आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि बेस्ड होगा कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पे। क्वेश्चन हमसे कहता है कि हमें लैम्डा और म्यू की वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है इन दी गई इक्वेशंस के लिए जिनमें कोई सोल्यूशन ना हो, एक यूनिक सोल्यूशन हो या इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस हो। क्वेश्चन कहता है फाइंड दैट व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू the equations x plus y plus z is equal to 6, x plus 2y plus 3z is equal to 10 and x plus 2y plus lambda z is equal to mu have no solution, unique solution, infinite, many solution। अब देखिए, अभी तक हमने जो दो न्यूमेरिकल कंसिस्टेंसी पे बेस्ड किए हैं उनमें और इस न्यूमेरिकल में डिफरेंस क्या आ रहा है कि इसके पहले हमने एक यूनिक सोल्यूशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखा, सेकंड एग्जांपल हमने लिया था इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन का। मतलब बात की थी सोल्यूशन की, और सोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी सिस्टम का सोल्यूशन मतलब ये होता है कि हमें उस सिस्टम में अननोन्स एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का हमको गिवन है। यहाँ हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू नहीं निकालना है, हमें सिस्टम का सोल्यूशन नहीं निकालना है, हमें ये कंडीशंस बतानी है कि इस सिस्टम में एक्स वाई जेड के अलावा दो और अननोन अपने पास अवेलेबल है, दो और इंडिटरमिनेट अपने पास अवेलेबल है, एक लैम्डा और एक म्यू। तो हमें यह बताना है कि लैम्डा और म्यू की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए इस दिए गए सिस्टम का नो सोल्यूशन होगा, वन यूनिक सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा। अब देखिए, इस सिस्टम को सोल्व करने से पहले हमारे जहन में एक चीज हमको क्लियर करनी होगी कि कंसिस्टेंसी की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, कब नो सोल्यूशन जनरेट होगा, कब यूनिक सोल्यूशन और कब इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। तो हम ये अच्छे से जानते हैं कि जब हम किसी दिए गए सिस्टम की कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करते हैं तो नो सोल्यूशन तब जनरेट होगा जब सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट हो, यूनिक सोल्यूशन तब होता है जब सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट हो, और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। जब हम सॉल्व करेंगे तो इन तमाम कंडीशंस का यहाँ पे जिक्र भी करेंगे। पर बात करते हैं सबसे पहले कि यूजुअली यदि हम इस सिस्टम को सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं। अब देखिए, हम सबसे पहले दिए गए सिस्टम का एक मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या बनता है सिस्टम का, क्योंकि बात हो रही है कंसिस्टेंसी की, और कंसिस्टेंसी की बात होगी तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक हमको निकालनी पड़ेगी, और रैंक निकालना है तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का कोएफिशिएंट, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का इकेलॉन फॉर्म हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे चलने के लिए सबसे पहले हम दिए गए सिस्टम का मैट्रिक्स फॉर्म बनाए। तो द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन सिस्टम इज Ax इज इक्वल टू बी। अब यदि यहाँ पे हम a का वैल्यू निकालें तो देखिए, a मैट्रिक्स अपना जो है वो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। कोएफिशिएंट एक्स वाई जेड के हैं 1 1 1 1 1 1, देन 1 2 3 एंड देन 1 2 लैम्डा। अब यदि हम x की बात करें तो x जो है वो वेरिएबल्स का कॉलम मैट्रिक्स है। हमारे पास 3 वेरिएबल्स है यहाँ पे x y एंड z। और यदि हम यहाँ पे b मैट्रिक्स की बात करें तो जो राइट हैंड साइड है उसके कांस्टेंट्स, उनका कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा 6 10 एंड म्यू। तो ये 6 10 एंड म्यू। अब यदि हम सिस्टम का मैट्रिक्स फॉर्म बनाए, ax इज इक्वल टू b बनाए, तो यहां पे हमारे पास a का वैल्यू ऐसा होगा, x का वैल्यू ऐसा होगा और b का वैल्यू इस प्रकार से होगा। अब हमको क्या करना होगा यहाँ पे, चूंकि सिस्टम की कंसिस्टेंसी के लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमें फॉर्म करना होगा, वर्किंग रूल में हमने बहुत अच्छे से सीखा था। तो अब यहाँ पे हम दिए गए मैट्रिक्स का ऑगमेंटेड फॉर्म यदि बनाते हैं तो ऑगमेंटेड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए बी जो है वो क्या बनेगा, ए और बी का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड फॉर्म यदि हम यहाँ बनाए तो देखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। अब ए की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 1 1 1 1 2 3, देन 1 2 लैम्डा, और सेपरेट करें इस ए को यदि हम बी से तो बी का वैल्यू हमारे पास है 6 10 म्यू, 6 10 एंड म्यू। अब देखिए, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी हमने बनाया। अब हमें क्या करना होगा, इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी का रैंक फाइंड आउट करना है। रैंक फाइंड आउट करने के लिए हम अच्छी तरह जानते हैं हमें इकेलॉन फॉर्म बनाना होगा। इकेलॉन फॉर्म के लिए डायगोनल एलिमेंट की हेल्प से डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करते हुए हमें जीरो बनाना होगा। तो सबसे पहले जीरो बनाएंगे 1 की हेल्प से, इन 1 और 1 को, जो कि सेकंड और थर्ड रो में आ रहा है, मतलब फर्स्ट ऑपरेशन जो होगा वो सेकंड रो और
थर्ड रो पे ऑपरेट होगा। अब सेकंड और थर्ड का ऑपरेशन यदि हम देखें तो बहुत सिंपल सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, R2 चेंज इनटू R2 माइनस R1, R3 चेंज इनटू R3 माइनस R1। R1 की हेल्प से R2 R3 को 0 बनाए, 0 बनाने के लिए डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन पे यहाँ काम हो रहा है। तो जो हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB होगा उसका वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, नो चेंज इन R1, इट विल बी 1 1 1 6। R2 चेंज इनटू R2 माइनस R1, तो 1 minus 1 will be 0, 2 minus 1 will be 1, 3 minus 1 will be 2, and 10 minus 6 will be 4. Then R3 change into R3 minus R1, so again 1 minus 1 will be 0. Then 2 minus 1 will be 1. Lambda में से 1 को माइनस करेंगे तो it will be lambda minus 1, and then mu minus 6. यदि mu में से हम 6 को माइनस करें तो it will be mu minus 6. फिर से यदि हम डायगोनल को ट्रेस आउट करें तो हम देख रहे हैं कि डायगोनल के नीचे एक एलिमेंट और हमारा नॉन जीरो बाकी है, तो उसको इस 1 की हेल्प से यहाँ पे इस 1 को हम 0 बनाने की कोशिश करेंगे। डायगोनल एलिमेंट की हेल्प से डायगोनल के नीचे के एलिमेंट को रो ऑपरेशन का उपयोग करते हुए 0 बनाए। तो चूंकि जिसको 0 बनना है जिस 1 को, वो है थर्ड रो में, और इस थर्ड रो के एलिमेंट को 0 करना है हमको सेकेंड रो के एलिमेंट की हेल्प से। तो R3 चेंज इंटू R3 माइनस R2, डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन पे यहां भी 0 बनेगा। तो देखिए हमारा जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB है उसका नेचर कैसा हो जाएगा, यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB विल बी, देखिए नो चेंज इन R1, इट विल बी 1 1 1 6। अब नो चेंज इन R2, इट विल बी 0 1 2 then 4, and change in R3 will be R3 minus R2, तो 0 minus 0 will be 0, 1 minus 1 will be 0, and lambda minus 1 minus 2 will be lambda minus 3, and then mu minus 6 minus 4 will be mu minus 10। अब देखिए चूंकि अब यहां हम देखें तो डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स जो है वो 0 हो चुके हैं। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB का इकेलॉन फॉर्म यहाँ पे बन चुका है। अब हमें क्या करना होगा, इस इकेलॉन फॉर्म के माध्यम से दिए गए मैट्रिक्स AB का रैंक फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी की कंडीशन जो होती है उसमें हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB और मैट्रिक्स A की रैंक फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे चूंकि डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स 0 तो हो गए, अब रैंक निकालने के लिए यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि कितनी नॉन जीरो रो है या कितनी जीरो रो है। द रैंक विल डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, और हमसे यहाँ कहा भी जा रहा है कि लैम्डा और म्यू की कौन सी वैल्यूज के लिए ये 3 कंडीशंस जो है वो यहाँ पे अराइज होने वाली है। तो देखिए कंडीशंस हम जानते हैं, सबसे फर्स्ट कंडीशन कब अराइज होगी, नो सोल्यूशन वाली। तो हम यहाँ पे एक रिमार्क लिखेंगे, हम जानते हैं कि द सिस्टम विल हैव नो सोल्यूशन। इस सिस्टम का नो सोल्यूशन कब होगा, जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB की रैंक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A की रैंक से अनइक्वल हो। नो सोल्यूशन, हमने जब कंसिस्टेंसी या इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर किया था तब बहुत अच्छे से कंडीशंस देखी थी हमने कि कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट क्या होता है। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सोल्यूशन, और नो सोल्यूशन अराइज होगा जब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक अनइक्वल हो। अब चूंकि इन दोनों मैट्रिक्स की रैंक अनइक्वल हो, अब यहां पे हम देखें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB मतलब 3/4 का कंप्लीट मैट्रिक्स, और A मैट्रिक्स की रैंक मतलब हम यहाँ पे यदि B को हाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, A मैट्रिक्स। अब इन दोनों मैट्रिक्स की रैंक एक दूसरे से डिफरेंट कब हो, लैम्डा और म्यू की वो कौन सी वैल्यूज है, जब ये कंडीशन अराइज हो जाए तो हम लैम्डा और म्यू की वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे केस नंबर फर्स्ट के लिए। अब देखिए दोनों की रैंक डिफरेंट आए, मतलब एक की रैंक यदि 3 आ रही है तो दूसरे की रैंक 2 आए, क्योंकि मैक्सिमम रैंक कितनी आ सकती है, यदि नंबर ऑफ रो हमारे पास 3 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रैंक, मैक्सिमम रो जो है हमारी कितनी नॉन जीरो हो सकती है, 3। अब 3 मैक्सिमम रैंक होगी। अब यदि एक की रैंक 3 है तो दूसरे की रैंक 4 तो हो नहीं सकती, क्योंकि रो ही हमारे पास 3 है, मतलब 3 से कम हो। तो अब ये कैसा हो कि एक की रैंक 3 हो तो दूसरे की 3 से कम हो। तो देखिए 3 रैंक हो और 3 से कम हो, मतलब यदि यहां पे हम देखें लैम्डा माइनस 3 की प्लेस पे यदि यहां पे एक एलिमेंट को हम 0 कर दें, और यहां पे यदि हमारे पास सपोज कोई एक नॉन जीरो आ जाए, तो देखिए क्या सिचुएशन बनेगा। अब यहां पे तो 0 है, यहां पे नॉन जीरो है, मतलब हम ये देखें कि AB मैट्रिक्स की यदि हम रैंक निकालें तो AB मैट्रिक्स मतलब 3/4 का एक कंप्लीट मैट्रिक्स। अब यदि यहां 0 होता है सपोज और यहां पे नॉन जीरो होता है, तो हम क्या देख रहे हैं, यहां नॉन जीरो होने के कारण पूरी रो अपनी नॉन जीरो है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB के लिए बात कर रहे हैं जो कि 3/4 का एक मैट्रिक्स है, तो यहां पे नॉन जीरो
मतलब थर्ड रो नॉन जीरो, सेकंड रो ऑलरेडी नॉन जीरो है, फर्स्ट रो नॉन जीरो है, मतलब एबी मैट्रिक्स की रैंक जो है वो हो जाएगी 3 जब यहाँ पे नॉन जीरो हो। अब यहाँ पे हमने कहा जीरो, अब देखिए यहाँ पे जीरो है बट यहाँ नॉन जीरो है, तो 3/4 का मैट्रिक्स के रेफरेंस में बात करें तो एबी की रैंक तो हमारे पास 3 बन रही है। अब यदि यहाँ पे जीरो है, ये नॉन जीरो है, अब ए मैट्रिक्स की रैंक की यदि बात की जाए, यदि हम बी को हाइड कर लें तो देखिए 0 0 और यहाँ पे हमने माना 0, तो इसका मतलब थर्ड रो 0 हो गई ए के रेफरेंस में, और यहाँ पे नॉन जीरो, यहाँ पे नॉन जीरो, मतलब ए की रैंक कितनी हो गई 2, तो एक मैट्रिक्स की रैंक 2 आ रही ए की, और एबी मैट्रिक्स की रैंक जो है वो 3 है, तो एक की 2 हो गई, एक की 3 हो गई, मतलब दोनों की रैंक डिफरेंट हो गई। और ये डिफरेंट रैंक कब मिलेगी? जब यहाँ पे 0 हो, तो लेमडा माइनस 3 की प्लेस पे 0 कब होगा? जब लेमडा की वैल्यू 3 हो, और म्यू माइनस 10 जो है वो नॉन जीरो कब होगा? जब म्यू जो है वो 10 के इक्वल ना हो। तो हम ये कह देंगे कि द सिस्टम विल हैव नो सॉल्यूशन when rank of AB is not equals to rank of A, and for this lambda is equal to 3 and mu is not equals to 10। अब देखो जीरो तभी होगा जब लेमडा 3 के इक्वल हो, और नॉन जीरो तभी होगा जब म्यू 10 के अलावा कुछ भी हो जाए, 10 के अलावा कुछ भी हो जाए, मतलब 10 न हो। तो इस कंडीशन में हमने कहा है कि हमारे सिस्टम का कोई भी एक सोल्यूशन नहीं होगा। अब यदि हम बात करें सेकंड केस की, अब देखिए सेकंड केस कब जनरेट होगा? अ यूनिक सोल्यूशन। तो हम जानते हैं कि सिस्टम का एक यूनिक सोल्यूशन कब मिलता है कंसिस्टेंसी के अंतर्गत? यूनिक सोल्यूशन तब जनरेट होता है जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एबी की रैंक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए की रैंक के इक्वल हो, और वो इक्वल रैंक किसके इक्वल हो? नंबर ऑफ वेरिएबल्स के। और यहां पे सिस्टम में अपने पास कितने वेरिएबल्स हैं? एक्स, वाई एंड जेड, 3 वेरिएबल। मतलब यूनिक सोल्यूशन तभी होगा जब दोनों मैट्रिक्स की रैंक यहाँ पे 3 के इक्वल हो, और दोनों ही मैट्रिक्स की रैंक यदि 3 हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि तीसरी रो भी अपने पास नॉन जीरो होनी चाहिए, और तीसरी रो नॉन जीरो हो, और एबी की रैंक ए की रैंक दोनों की रैंक 3 हो, मतलब थर्ड रो एनी हाउ नॉन जीरो हो। तो इसके लिए देखिए क्या सिचुएशन बनती है कि लेमडा माइनस 3 की जगह यदि मैं नॉन जीरो ले लूं, लेमडा माइनस 3 की जगह यदि हम नॉन जीरो ले लें, और म्यू माइनस 10 की जगह चाहे कुछ भी हो, यहां जीरो हो या नॉन जीरो हो, इस प्लेस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यदि मैं यहां पे नॉन जीरो लेता हूं, अब सिचुएशन को देखिए, समझते हैं कि सिचुएशन हमसे क्या कह रहा है। अब देखिए यहां पे यदि नॉन जीरो आ गया, सपोज लेमडा माइनस 3 नॉन जीरो है, तो एबी मैट्रिक्स की रैंक हम देखें। अब एबी मैट्रिक्स की रैंक मतलब बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि 3/4 के कंप्लीट मैट्रिक्स की रैंक। यहां यदि नॉन जीरो है, यहां जीरो हो या नॉन जीरो हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जीरो है या नॉन जीरो। यदि यहां नॉन जीरो है तो एबी की रैंक देखो, एक नॉन जीरो, यहां पे भी नॉन जीरो है, यहां पे भी नॉन जीरो, मतलब तीनों की तीनों रो नॉन जीरो। तो एबी की रैंक यहां पे क्या बन जाएगी? अपने पास 3 बनेगी। कब? जब यहां एक नॉन जीरो है। अब यदि इसको मैं हाइड कर दूं तो देखिए ए की रैंक निकलेगी, यहां नॉन जीरो है, मतलब थर्ड रो भी नॉन जीरो, सेकेंड रो भी नॉन जीरो, फर्स्ट रो भी नॉन जीरो, मतलब यहां पे भी तीनों की तीनों ही रो नॉन जीरो है। मतलब इस कंडीशन को जनरेट करने के लिए लैम्डा और म्यू का नेचर हमको यह समझ में आता है कि लैम्डा जो है वो 3 नहीं होना चाहिए। फॉर दिस लैम्डा is not equals to 3 and mu may be any value, और म्यू का कुछ भी वैल्यू हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। म्यू चाहे 0 हो जाए, यहाँ पे म्यू माइनस 10 0 हो या ना हो, म्यू की वैल्यू 10 हो या 10 के अलावा कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस लैम्डा जो है वो 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहां नॉन जीरो आया तो एबी के रेफरेंस में भी थर्ड रो नॉन जीरो हुआ, इसको हाइड करेंगे तो ए के रेफरेंस में भी थर्ड रो नॉन जीरो हुआ। बाय डिफॉल्ट फर्स्ट और सेकंड तो हमारी नॉन जीरो है, मतलब तीनों की तीनों रो यहाँ पे नॉन जीरो होगी, और एबी मैट्रिक्स ए की मैट्रिक्स और एबी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स की रैंक जो है वो 3 के इक्वल हो जाएगी, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल हो जाएगी, यूनिक सोल्यूशन जनरेट हो जाएगा। तो यूनिक सोल्यूशन तब जनरेट होगा जब लैम्डा 3 न हो और म्यू का वैल्यू चाहे कुछ भी हो जाए। अब हम बात कर रहे हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस का। तो थर्ड केस इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो अब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की यदि हम सबसे पहले कंडीशन लिखें तो हम जानते हैं कि सॉल्यूशन जनरेट हो रहा है, मतलब ये तो तय है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एबी की रैंक ए मैट्रिक्स के इक्वल है। पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब जनरेट होगा? जब इन दोनों की रैंक
नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड, देयर आर 3 वेरिएबल्स। तो मतलब ये कि दोनों मैट्रिक्स की रैंक तो इक्वल है, बट वो इक्वल रैंक क्या हो, 3 से कम। अब इसका मतलब ये है कि थर्ड रो को नॉन जीरो होना पड़ेगा। 3 से कम मतलब या तो 2 हो या फिर 1 हो। तो रैंक 2 कब होगी, जब पूरी थर्ड रो आपकी 0 हो जाए। अब यदि थर्ड रो 0 हो तो उसके लिए कंपल्सरीली लैम्डा इज इक्वल टू 3 होना चाहिए और म्यू इज इक्वल टू 10 होना चाहिए, ताकि दोनों की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाए। तो फॉर दिस बहुत सिंपल सा केस है ये, हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड म्यू इज इक्वल टू 10। यहाँ पे ये दो वैल्यूज हमको लिखनी पड़ेगी कि रैंक जो है वो इनफाइनाइट सोल्यूशन तभी होगा जब दोनों की रैंक इक्वल हो। इक्वल रैंक 3 से कम हो, और 3 से कम हो मतलब 2 हो, और 2 तभी होगी जब थर्ड रो 0 हो। थर्ड रो कंप्लीटली 0 तभी होगा जब लैम्डा 3 हो, म्यू का वैल्यू 10 हो। तो इस प्रकार हमने इन तीनों डिफरेंट सिचुएशंस को यहां पे डिस्कस किया कि फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू हियर देयर विल बी 3 डिफरेंट केसेस अराइजेस। और इन तीनों डिफरेंट केसेस को हमने बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया। एक अलग ही वैरायटी है न्यूमेरिकल की, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफा एग्जाम में पूछा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार हम लैम्डा और म्यू की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम इन 3 सॉल्यूशंस की कंडीशंस को डिफाइन करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।